हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था असाइनमेंट नंबर 14। तो व्हाट इज इन असाइनमेंट नंबर 14? जैसे कि इसमें हम लोग को पढ़ने वाले हैं जीएसटी एडजस्टमेंट्स और फिर पेमेंट्स और जीएसटी रिटर्न्स। इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले। सबसे पहले जीएसटी एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग को देखना होगा जो पिछले असाइनमेंट में हम लोगों ने काम किया उसका रिपोर्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो रिपोर्ट हम लोग को पहले मैच करा लेना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले मैच कराएंगे। नेट प्रॉफिट 465,726 आ रहा है। सो इट इज सेम सेम प्रॉफिट है ना। नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट आप देखेंगे। बैलेंस शीट पहले मैच करा लीजिए। बैलेंस शीट में जो टोटल है वो भी एग्जैक्ट है और मेन हमें इस बार एडजस्टमेंट करना है। तो हमें क्या मैच कराना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस 17,250 रुपीज आ रहा है। दिस वन कितना इनपुट है कितना आउटपुट है ये अगर आपको देखना है और ये देखना पड़ेगा आपको। अब वो देखने के लिए बेटर विल बी कि यहाँ पे आपको इंटर सिंपल सा प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपको टोटल इनपुट कितना सीजीएसटी कितना एसजीएसटी कितना आईजीएसटी है, कितना आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, यहाँ पे आपको टोटल फिगर मिल जाएगा। ठीक। अब इसको एडजस्ट भी करना होता है। अब कैसे करना होता है इसको जरा समझते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें ये सारे फिगर्स चाहिए होते हैं। अब देखेंगे अगर यहाँ पे बुक्स में कह रहा ओपन करो, सेम कंपनी ऑलरेडी ओपन है। चेक द फॉलोइंग रिपोर्ट, कहता है जिस टीयर 1 पहले मैच करा लो। तो चलते जिस टीयर 1 मैच कराने। तो हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में। जिस टीयर 1 एज इट इज मैच कर रहा है, कोई भी फिगर में डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है। फिर कहता है जीएसटीआर 2 मैच करा लो। हमको पता है 2 नहीं होता, अब 2A होता है। तो यहाँ से 2A देख लिया, ये भी मैच करा लिया, एकदम सेम आ रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं है। फिर कहता है 3B मैच करा लो। चलते हैं 3B मैच कराने, ऊपर दिया हुआ है। तो 3B मैच कराते हैं, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है, सब एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सब मैच कर गया। अब आते हैं क्या, कहता है अब जाओ बैलेंस शीट मैच करा लो। चलो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हम मैच करा चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना। सेम सारे फिगर से मेन हमें यहाँ पे मतलब है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ टोटल तो दिखा रहा है 39,87,156.56। और फिर यहाँ पे मेन होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कह रहा है प्रेस इंटर ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वही बता रहा है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे इंटर करो ताकि आपको ये फिगर्स क्लियर हो जाए। कितना इनपुट कितना आउटपुट है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब हमको पता है इनपुट का पैसा तो देना। एडजस्टमेंट का करने का मतलब यहाँ पे है कि आउटपुट में से हम इनपुट क्या करने वाले हैं माइनस। तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स हम कैसे रिड्यूस करते हैं, ये प्रोसेस बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं किसमें, आईटीसी एडजस्टमेंट में। ठीक। और जैसे ही हम लोग का ये एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जितना भी इनपुट का फिगर है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ आउटपुट बचेगा फाइनली उतना ही जितना हमें पे करना है। अभी तो ये पूरा अमाउंट दिखा रहा है ना, इतना तो हम पे नहीं करने जाने वाले हैं। इसमें से पहले इसको रिड्यूस करेंगे। इसको रिड्यूस करने के प्रोसेस को, जब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हम रिड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करता हूं, नाउ मेक जीएसटी एडजस्टमेंट एज पर द आईटीसी रूल। आईटीसी रूल कुछ इस तरह से है ना। अब इस पहले चार्ट को मैं पहले आपको समझा देता हूँ, आईटीसी चार्ट क्या कहता है। तो इसको हम लोग समझेंगे एक्सेल से। तो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। पूरी पढ़ाई में एक्सेल का क्या रोल है वो आप सभी को पता है ना। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, सबसे पहले आईटीसी एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट बोल सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, आईजीएसटी है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सही है। इधर भी लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आईजीएसटी, नहीं पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो मैंने फिगर लिखा है ना, ये सारे के सारे कौन से फिगर है, आईजीएसटी इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, आउटपुट। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ सारे फिगर कौन से लिखने वाले हैं हम लोग, इनपुट के फिगर। ठीक है ना। इनपुट मतलब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सही है। तो ये हम लोग फिगर यहाँ पे लिखने वाले हैं ऐसे।
ठीक है ना, इनपुट कौन सा ये, इनपुट IGST, CGST और SGST। क्लियर सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि आउटपुट IGST में से इनपुट IGST लेस हो जाएगा। सो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। CGST में CGST लेस होता है, इसमें से इससे लेस होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा एक चार्ट बनाया गया, इस चार्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहा गया है आउटपुट IGST में और इनपुट, इनपुट क्या काम करता है, इनपुट क्या होता है, हमारी एसेट होती है। क्या होती है, इट इज एन एसेट। इनपुट टैक्स क्या होती है, एसेट की तरह होती है। आउटपुट टैक्स क्या होती है, लाइबिलिटी, जो हमें पे करनी है। ये हम, कौन सी लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, जो हमें साल भर के अंदर अंदर दे देना है। तो ये जो है ना, ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, क्योंकि हमने सामान बेचा, इतना पैसा मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है टैक्स का। और ये हमने इनपुट टैक्स ऑलरेडी हमने पे किया हुआ है गवर्नमेंट को। हमने ऑलरेडी इतना टैक्स हमने क्या कर दिया है, दे दिया है। तो ये किसकी तरह आएगा हमारे, ये हमारी करंट एसेट है। समझ रहे हो, किसकी तरह, ये करंट एसेट। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अब आपको पता है करंट लायबिलिटी का पेमेंट हम करंट एसेट से करते हैं, सही है। करंट लायबिलिटी का पेमेंट हम किससे करेंगे, तो करंट एसेट यानी इनपुट टैक्सेस का हम यूज करेंगे आउटपुट टैक्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक। अब अगर देखेंगे कि आउटपुट टैक्स जो हम लोग देते हैं, मैंने क्या बोला, किससे देते हैं हम लोग, आउटपुट टैक्स को हमें लेस करना है, आउटपुट टैक्स को खत्म करना है। लेस मतलब खत्म कर रहा है। तो सबसे पहले इसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कौन से एसेट का, इनपुट टैक्स का। उसके बावजूद अगर पैसे कम पड़ते हैं, तब जाके हम अपने जेब से क्या निकालते हैं, कैश। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आउटपुट टैक्स है 10,000 रुपए और इनपुट टैक्स है 8,000 रुपए, तो हो तो गया 8,000 का पेमेंट। तो कैश और कितना निकालना पड़ेगा, यानी पेमेंट मुझे करना पड़ेगा 200 रुपए, 2,000 रुपए सॉरी। 8,000 का पेमेंट हमने किससे कर दिया, इनपुट टैक्स से। बाकी रेफरेंस अमाउंट हमने कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग रिड्यूस करेंगे ना, इसमें 8,000 रुपए काट देंगे, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड। और फिर ये तो पेमेंट है, पेमेंट की एंट्री तो पेमेंट में करते हैं। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट वाला पार्ट पहले सीखेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स। अब इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है, इसका तरीका गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, इस तरीके से होगा। IGST सबसे पहले रिड्यूस करेगा किसको, इनपुट IGST जाके रिड्यूस करेगा किसको, सबसे पहले आउटपुट IGST को। अगर यहाँ पे अमाउंट है सपोज करो 10,000 और इनपुट IGST में अमाउंट है 4,000, तो इस 10,000 को ये जाके 4,000 रिड्यूस कर देगा। कितना रह जाएगा यहाँ पे, 6,000। सही है कि नहीं सही है। लेकिन अगर यहाँ पे रहेगा कितना, 14,000, आउटपुट टैक्स 10,000 है और इनपुट टैक्स तुम्हारे पास कितना है, तब तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा साहब। 4,000 बल्कि हमारे पास इनपुट टैक्स में एक्स्ट्रा बचेगा। सही है। तो उस 4,000 का यूज हम कर सकते हैं आगे CGST को रिड्यूस करने में। सपोज CGST में कितना है, 3,000 रुपए, और SGST में भी कितना है, सपोज 3,000। ये मतलब गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस 14,000 में सबसे पहले ले जाएंगे इसमें 10,000 को रिड्यूस करने, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा, 4,000 में सेकंड नंबर पे ले जाएंगे इसको रिड्यूस करने, इसमें भी 3,000 ही खत्म होगा। अभी भी कितना रह जाएगा, 1,000। अब वो 1,000 क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे कहता है जाओ SGST को भी रिड्यूस कर सकते हो तुम। तो ऐसे कुछ रिड्यूस करते हैं, इसमें से 10,000 यहाँ निकल आता, और फिर इसमें से कितना, 3,000 यहाँ आ जाता, और फिर यहाँ पे रिड्यूस करता है कितना, 1,000। कुछ समझ में आया, ये पूरा जीरो हो जाता। IGST 1 रुपया नहीं देना है मुझे, CGST भी पूरा खत्म, लेकिन SGST में कितना खत्म हुआ है, सिर्फ 1,000, 2,000 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सिस्टम है। तो ये मैंने आपको बताया, ये पहला एडजस्टमेंट का पहले ये सिस्टम समझो। यानी इनपुट IGST सबसे पहले रिड्यूस करता है आउटपुट IGST को, सेकेंड नंबर पे आउटपुट CGST को, थर्ड नंबर पे अगर रहेगा तो। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे 8,000 रुपये है, तो ये 8,000 तो खत्म कर देगा किसको रिड्यूस करने में। तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं। बात समझिए ना, अगर एक्सेस बचता है तब उसको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज यहीं पे। ठीक है। सेकेंड नंबर, CGST के साथ क्या है, CGST के लिए रूल बनाया गया, CGST सबसे पहले रिड्यूस करेगा किसको, IGST को।
सीजीएसटी में अगर कुछ बैलेंस है, सबसे पहले आप किसको रिड्यूस करेंगे? आईजीएसटी को। सेकेंड नंबर पे सीजीएसटी को। सर इससे नहीं हो सकता, यहाँ पे मत सोचिएगा कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में बनती तो है नहीं इनकी, तो एडजस्टमेंट हो नहीं सकता इनका। सीजीएसटी आईजीएसटी से कैसे कर ले रहा है? क्योंकि आपको पता है आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो इसलिए वहां सीजीएसटी एडजस्ट कर ले जा रहा है। यहाँ पे भी जाके इसको रिड्यूस कर ले, सीजीएसटी सीजीएसटी को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? पहले किसको रिड्यूस करेगा, उसके बाद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे कितना है मेरा, 6,000 रुपए। कितना है? 6,000। और यहाँ कितना है सपोज करो, यहाँ पे भी सपोज 6,000 है। तो आईजीएसटी सबसे पहले किसको रिड्यूस करेगा? आईजीएसटी को रिड्यूस करेगा पक्का। तो यहीं पे जाके खत्म हो गया ये। अभी भी यहाँ आईजीएसटी में रह गया कितना? 4,000 रुपए। सही है। अब क्या करेंगे, सीजीएसटी जाएगा, इसमें से 4,000 इसमें से निकाल के इसको रिड्यूस कर देगा। नहीं समझे? ये समझ लो, ये तुम्हारे विलेन है। क्या है? विलेन। पबजी वबजी खेले हो और तुम्हारे पास ये गोलियां हैं, इनके पास 10,000 गोली है, 10,000 की सेना लेके आए हैं। अब शर्त यह है कि एक आदमी एक ही आदमी को मार सकता है, ठीक है? तो जैसे पता 6,000 है, अब गया इसको मारने के लिए, 10,000 यहाँ खड़े हैं, तो 6,000 को ना मार पाएगा। अभी भी यहाँ कितने लोग रह गए? 4,000। तो सीजीएसटी कहता कोई टेंशन नहीं, तुम नहीं मार पाए आईजीएसटी मेरे भाई, मैं जा रहा हूँ मारने, है ना? तो मैं जा रहा हूँ मारने, मेरे पास तो 6,000 सेना है, फिर ये गया 4,000 मार के आ गया। तो यहाँ देखो इनकी कहानी पूरी खत्म। खत्म ना आईजीएसटी की। अब यहाँ लेकिन रह कितना गया? अब ये जाएगा अपने बिरादरी को मारने, तो वहां कितना मार पाएगा? खुद ही खत्म हो गया। अब ये चढ़ गया कौन? सीजीएसटी। सीजीएसटी ये जो राक्षस है बच गया। कितने राक्षस बचे? 1,000। ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? तो ये सीक्वेंस चलता है। अब एसजीएसटी के साथ क्या है? एसजीएसटी के लिए रूल भी वही बनाया गया है। एसजीएसटी के लिए क्या रूल बनाया गया सर? पहले नंबर पे किसको रिड्यूस करेगा? आईजीएसटी को। सेकेंड नंबर पे रिड्यूस करेगा किसको? एसजीएसटी को। सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। पता है ना क्यों? क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी सब आपस में क्या है? ये लोग आपस में दुश्मन है, ये एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते। क्लियर सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो बस यही है। अब आपको बस चाहिए क्या? अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आपको चाहिए फिगर। क्या चाहिए? फिगर। अब कौन सा फिगर मैं बोल रहा हूं? आउटपुट और इनपुट का फिगर। सवाल उठता है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का फिगर हमें कहां से मिलेगा? तो आते हैं टैली में, देख लो ना। हम लोग आए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहा है? चूंकि हमने बनाया था इनपुट और आउटपुट अलग अलग किया था, बनाया था ना जानबूझ के। चाहे तो सीजीएसटी से भी हो सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के आपको इनपुट और आउटपुट अलग से क्रिएट करवाया था, ताकि आपको दोनों के फिगर एकदम अलग अलग दिख जाए। ये परचेज वाले हैं और ये सेल वाले हैं। सही है। अब आपको फिगर उठा के रख देना है बस। तो आउटपुट आईजीएसटी पहले फिगर उठाओ, 42,750। तो यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट आईजीएसटी 42,750। इज दैट क्लियर? सारे फिगर पहले पुट कर दो। 1,01,340। यहाँ पे भी सेम अमाउंट है। समझ गए? अब हम इनपुट का फिगर यहाँ पे पुट करेंगे। तो इनपुट का फिगर पुट करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी 58,140। 58,140 क्लियर। फिर 85,020। सही है। एसजीएसटी में सेम अमाउंट। क्लियर। तो ये है फिगर। अब चलते हैं एडजस्टमेंट करने। एडजस्टमेंट के ये जो रूल है ना, जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया कि पहले किसको एडजस्ट करना है, सेकंड नंबर पे किसको एडजस्ट करना है, थर्ड नंबर, ये इसी रूल को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। सबसे पहले देखिए इनके पास कितना है, आउटपुट कितना खड़ा है, पूरा एडजस्ट कर लेगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। तो इसमें से इस 58 में से निकलेगा 42,750, ये इसको खत्म कर देगा। अभी भी इनपुट में बचा हुआ है पैसा, तो उससे किसको एडजस्ट करोगे ले जा करके? सीजीएसटी को। तो कितना बचा है दिखा दे रहा हूँ, इसमें माइनस करते हैं इतना,
15,390। तो ये 15,390 किसको रिड्यूस करेगा? CGST को। हैवी अमाउंट है, आराम से 13,000 इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब CGST का अमाउंट देखिए, CGST में कितना है? 85,000, सही है। अभी पहले यहाँ पे एक साइड में देखते हैं बचा कितना है। इस 1,01,000 में से कितने मर गए? इतने 85,950। मेरे पास 80,020 है, पूरा ले जा करके एडजस्ट मारो किसे। देखो CGST सबसे पहले रिड्यूस किसको करता? IGST को। बट यहाँ IGST कुछ बचा है क्या रिड्यूस करने के लिए? ये तो अपने आप में खत्म कर दिया। इसको किसने खत्म कर दिया? आउटपुट IGST को। इनपुट IGST ने ही पूरा खत्म कर दिया। तब CGST के लिए अब कुछ है नहीं यहाँ पे, तो CGST सीधे जाएगा किसको रिड्यूस करने? ठीक है ना? कितना जाएगा? पूरा पूरा लेते जाओ, 85,020, सही है। अब थर्ड नंबर पे देखो, यहाँ पे SGST कितना है? ये सबसे पहले रिड्यूस किसको करता है? आउटपुट IGST को। तो लेकिन आउटपुट IGST तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो ये अब सीधे जाएगा सेकंड नंबर पे किसको एडजस्ट करने? SGST को। आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कितना क्या देना है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आउटपुट टैक्स में से माइनस हो गया इनपुट टैक्स, सही है, 0। सर आपको IGST का एक पैसा नहीं देना है। IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पैसा नहीं जाएगा। IGST का पैसा कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे CGST इतना था, इसमें से माइनस हुआ पहले IGST इनपुट, फिर माइनस हुआ इनपुट CGST, कितना बचा? सिर्फ 930 रुपये हमें देना है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। CGST कितना जमा होगा? 930 रुपये। अब यहाँ देखिए, SGST इतना था, इसमें से रिड्यूस हो गया 16,320। सो फाइनली अगर आप देखेंगे टोटल मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है, तो अगर टोटल मैच कराओगे तो 17,250 देना है। आई थिंक यही आपका 17,250 यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 17,250 में IGST कितना देना है, CGST कितना देना है, SGST कितना देना है, ये तुम्हें तभी पता चलेगा तुम जब एडजस्टमेंट करोगे। बिना एडजस्टमेंट के तुम्हें फिगर नहीं पता चलेगा कि CGST का कितना अमाउंट है, SGST का कितना है, IGST का। और यहाँ देख लो, इस 17,250 में मुझे IGST का एक पैसा नहीं देना है, सिर्फ CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को 930 रुपये देना है। हाँ, अपने स्टेट को हमें 16,320 रुपये देना है। समझ रहे हैं? मोदी जी के खाते में कम पैसा जा रहा है और हमारे योगी जी के खाते में ज़्यादा पैसा जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये करना है। लेकिन सवाल तो ये तो आपने सर यहाँ रिड्यूस करके देख लिया, लेकिन टैली के अंदर तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी ना, वहां तो हम डायरेक्टली माइनस नहीं ना कर सकते। तो कैसे उसको खत्म करेंगे? चलिए अब इसको भी समझ लीजिए। आप लोगों को पता है लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्या होता है? लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? जी हाँ, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अगर थोड़ा सा अगर अकाउंटिंग ढंग से अगर समझोगे तुम लोग, तो यहाँ हो क्या रहा है? ये डेबिट वाले है ना, इन सब ये सारे के सारे खत्म हो गए ना। किस में खत्म हो गए? जाके इन लोगों को मारने में खुद ही बेचारे खत्म हो गए सारे। इनपुट टैक्स वैसे भी सब खत्म हो जाना है, तो ये डेबिट होते हैं, इनको क्रेडिट करके खत्म करो। और ये लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसको डेबिट करके खत्म करो। लाइबिलिटी भी तो खत्म हो रही है। ये लाइबिलिटी कितनी खत्म हो गई? पूरे इतने से। ये लाइबिलिटी खत्म हो गई इतने से, तो लाइबिलिटी खत्म करना है तो क्रेडिट वाली चीज को अगर खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ता है, डेबिट वाली चीज को खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। मैं साइड में एंट्री कर रहा हूं, मे बी कुछ पॉइंट्स ना समझ में आए। तो जय देखिए यहाँ पे, सबसे पहले किसको डेबिट करना है? क्रेडिट वाली चीज को डेबिट करना है। तो IGST क्या लिखेंगे? आउटपुट, मैं आउटपुट लिख दे रहा हूँ। आउटपुट IGST क्या होगी? आउटपुट IGST होगी डेबिट। क्या होगा? डेबिट होगा। तो आउटपुट IGST हो रही है डेबिट, बताइए कितने से? कितना अमाउंट है? पक्का? पूरा अमाउंट से खत्म, सही है। अब आउटपुट IGST का बैलेंस बताओ, करंट बैलेंस कितना होगा? 0। करंट बैलेंस ही है ना, 0 हो जाएगा।
और किसको करना है आउटपुट, और किसको खत्म करना है CGST को। ये भी होगा डेबिट। बताओ कितने से, कितने से खत्म हो रहा है ये 1,01,340 कितने से, इतना और इतना दोनों मिला के ना खत्म हो रहा है। तो ये खत्म हो रहा है 1,0410 रुपये खत्म। सही है ना। कौन सा आउटपुट CGST कितना था, मैंने बोला कितने से खत्म हुआ है। तो ये पहले खत्म हुआ 15,390 से, और फिर खत्म हुआ 85,020, टोटल मिला के कितना खत्म हुआ। तो इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना। या तो आप ऐसे कर लो कि 1,01,340 था, कितना रह गया है, बाकी जो बचा वो खत्म हो गया। तो आप इसमें से इसको घटाओगे तब भी इतना ही आएगा, बात एक ही है। अब अगला, और क्या डेबिट हो रहा है, और क्या खत्म हो रहा है आउटपुट SGST। ये लाइबिलिटी भी मेरी खत्म हो रही है। लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करोगे तो क्या होगा डेबिट। अब ये लाइबिलिटी जो खत्म हो रही है कितने से, जल्दी बताओ। 8520, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, कितने से, इतने से ना खत्म हो रहा है। तो 8520 से खत्म हो गया। सही है, मैं यहाँ पे भी यही लिख दे रहा हूँ सबसे अच्छा। अब क्लियर है। तो ये देखो सारे खत्म हो रहे हैं, इसका बैलेंस एकदम जीरो आ जाएगा। इसका बैलेंस, करंट बैलेंस कितना है भाई, टैली में करंट बैलेंस दिखता है। तो करंट बैलेंस कितना दिखना चाहिए 930। इसका करंट बैलेंस कितना दिखना चाहिए 16,320। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट वाली चीज करेंगे। चलिए क्रेडिट करते हैं टू इनपुट IGST। इनपुट IGST भी खत्म है सर, कितने से बताओ। इनपुट IGST कितना था 58,140। ये गया इसको मारने के लिए, इसको भी मारा और इसको भी मारा, बेचारा खुद खत्म हो गया, जीरो ना पूरा। कितने से खत्म, पूरा का पूरा खत्म सर। कितने से 58,140 से पूरा खत्म। फिर सर टू इनपुट CGST, सर ये भी पूरा खत्म, कितने से 8520 को पूरा ले गया, इसको रिड्यूस करने में खुद ही खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। ये क्लियर है सबको, जाओ खत्म बेटा तुम भी। और क्या, टू इनपुट SGST, ये कितने से खत्म, ये भी पूरा खत्म। ये भी देखो गया, इसको पूरा खत्म करें खुद ही खत्म, पूरा खत्म नील। अब आपको पता है डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इनका टोटल 228,180, आई थिंक बहुत माइनर सा दिख रहा है स्टेटस बार पे, है ना, जोड़ के आप देख सकते हो। 2,28,180, इन सबको जोड़ते हैं, 228,180 बराबर है। डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना, बराबर है। अब यही एंट्री आपको करनी है किसमें, टैली के अंदर। लेकिन कैसे करनी है, चलिए इसको समझते हैं। ये समझ में आया अभी तक, पहले ये एडजस्टमेंट करिए, फिर दिमाग लगाइए कैसे एडजस्टमेंट होगा, डेबिट क्रेडिट क्या होगा। आपको पता आउटपुट को डेबिट करना है, खत्म करना है ना आउटपुट लाइबिलिटी। आउटपुट डेबिट होगा, इनपुट क्रेडिट होगा, यही एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। नोट्स पे देखो क्या दिया हुआ है, यही सेम चीज चार्ट बनाया उन्होंने। इनका फिगर थोड़ा डिफरेंट है क्या, हाँ वही है, सेम है, देखो सेम आया ना इनका। उसी चीज को यहाँ समझाया गया आपके नोट्स में, 1 2 3 का कंसेप्ट। अब एडजस्टमेंट, नाउ पास GST एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए जनरल में जाना होगा, वहां पे F7 होगा। एडजस्टमेंट की एंट्री जनरल में होती है, आपको पता है। बस वहां पे क्या होता है, एक की प्रेस करनी पड़ती है, LTJ। और एडजस्टमेंट किस दिन करेंगे, आपको पता है GST पेमेंट कब होता है, अगले महीने। अप्रैल का हमने सारा ट्रेड किया था, याद होगा, अप्रैल में से परचेज सेल किया है। तो अप्रैल का हम पेमेंट कब करेंगे, मई में। लास्ट डेट पता है क्या होती है पेमेंट करने की GST, इनकम टैक्स का नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है, टैक्स पे करने का नहीं। GST का पेमेंट कब होता है, रिटर्न्स पढ़ाया था, GSTR1 कब फाइल करना होता है, GST रिटर्न GSTR1 कब फाइल करना होता है, जल्दी बताओ। 11th, अगले महीने की 11 तारीख, है ना। और 3B कब फाइल करना होता है, वो 2A है, आप जो 16 तारीख बोला 2A चेक करने के लिए वो चेक करते हैं। हाँ, तो 3B कब हम लोग फाइल करते हैं, अगले महीने की 20 तारीख को, वही होता है मंथली रिटर्न।
और वही मंथली रिटर्न फाइल करने से पहले आपको टैक्स जमा करना होता है, यानी कि घूम फिर के टैक्स जमा करने की लास्ट डेट क्या है? 20 तारीख। क्या है? कोई आपसे पूछे जीएसटी पे करने की लास्ट डेट क्या है, तो आप बोल सकते हो 20 तारीख, है ना। अगले महीने की 20 तारीख को हमें जमा करना होता है। तो घूम फिर के अगले महीना एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो चलो 1 तारीख को ही हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम लोग एजुकेशनल मोड चला रहे हैं, 1 2 31 ही लेगा। तो मजबूरी है हम लोग को उसी रेट में करना। तो 1 मई को हम लोग एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। चलते हैं, वाउचर में आते हैं, F7 में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रेस करते हैं अल्ट के साथ जे। और उससे पहले सॉरी, डेट पहले चेंज करना था। 1 मई, 1 मई को कर रहे हैं, अगले महीने एडजस्टमेंट। अल्ट के साथ जे। अब यहाँ पे कह रहा है क्या करने जा रहे हो सर? एडजस्टमेंट जीएसटी। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है? जीएसटी है ना। क्या कर रहे हो? इंक्रीज, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो कि अपनी लाइबिलिटी घटा रहे हो? ये सॉरी डिक्रीज ही लिखा है। इंक्रीज कर रहे हो कि डिक्रीज कर रहे हो? अपनी टैक्स लाइबिलिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं ना, इनपुट टैक्स से। किससे? इनपुट टैक्स से। तो डिक्रीज ही है, पहले ही वाला ऑप्शन लेंगे। अब कह रहा है क्या हो रहा है, किस केस में कर रहे हो, रिड्यूस क्यों कर रहे हो? अगेंस्ट द एडवांस रिसीट है, ये सब है, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, अदर्स में डालिए। किस में डालिए? अगर आपका पुराना वर्जन होगा, आई थिंक मेरा भी लेटेस्ट वर्जन अदर्स ही पकड़ा है, ठीक है। अदर्स में आप लोग जाइए, एंटर करिए। अब यहाँ पे क्या करना है? आउटपुट जो एंट्री की है वही एंट्री करनी है बस। आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे रेट और टैक्स पूछेगा, यहाँ पे कुछ मत डालिएगा, एंटर करिए, आगे बढ़िए। कितना अमाउंट है? आउटपुट पूरा खत्म है ना? 42,750 पूरा खत्म हो गया सर, नील। फिर डेबिट करिए आउटपुट सीजीएसटी। कितना खत्म हुआ है? सही है। कितना रह गया देख लो, 930। यहाँ तो तुरंत करंट बैलेंस दिखा भी रहा है। फिर डेबिट करो डी से, और फिर आउटपुट एसजीएसटी। कितने से रिड्यूस हो रहा है? 8520, 16,320 रह गया। यही गवर्नमेंट को देना है। अब यहाँ पे इनपुट तो सारे खत्म हो गए, इनपुट आईजीएसटी सर पूरा खत्म। अब यहाँ बैलेंस मत देख के कंफ्यूज होना, यहाँ बैलेंस देख के मत कंफ्यूज होना, हमको पता है बैलेंस कितना था। इतने ही से ना खत्म हुआ है, 58,140 था। 58,140 इंटर करते ही देखना यहाँ बैलेंस जीरो होगा। करें? सही है, सब खत्म हो रहा है। सीजीएसटी यहाँ पे फिर, हाँ वही अमाउंट है 85,020। लेकिन यहाँ से बेहतर यहाँ पे अपना देखा करो, जीरो। फिर क्रेडिट इनपुट एसजीएसटी उतने से ही है। सारे इनपुट देखो जीरो हो गए, सब इनपुट क्यों खत्म हो गए? इनपुट ये मेरी एसेट थी, इससे मैंने आउटपुट टैक्स को पे कर दिया। आउटपुट टैक्स इतने हमारे पे हो गए। अब क्या करेंगे? एडजस्ट बीइंग आईटीसी एडजस्टेड, इनपुट टैक्स एडजस्टेड जो भी है, या फिर लिख सकते हो बीइंग आईटीसी क्लेम। हमने आईटीसी क्लेम किया ना, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्या कर दिया? माइनस। चलिए, हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट देखने। ये चीज़ मैंने नोट्स में भी आपको गाइड किया है कि ये एंट्री करने बाद वो सेम फिगर्स आए हैं। बैलेंस आफ्टर दिस एंट्री चेक द ड्यूटीज एंड टैक्सेस इन बैलेंस शीट एंड ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स रजिस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है मैंने। अब देखते हैं, सबसे पहले तो जाते हैं बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखता है, अभी भी उतना ही दिख रहा है ना, 17,250। कहीं कोई डिफरेंस है? अब मैं इंटर करूंगा और अब देखो क्या दिख रहा है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया, जो जिससे माइनस होना था हो गया, सब काट पीट के मैंने बराबर कर दिया। अब कितना रह गया? बस यही फाइनली गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक। तो 930 रुपये मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और 16,320 मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देना है। क्लियर? अब एक और चीज कह रहा है, परचेज और सेल्स रजिस्टर। तो परचेज और सेल्स रजिस्टर थोड़ा सा होल्ड करना, या चलो दिखाई देते हैं कि तो कितना देर लगेगा। डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ होता है अकाउंट्स बुक। क्या होता है? यही होता है रजिस्टर।
कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, अगर आपको ये चेक करना है कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको चाहिए परचेज और आपको चाहिए सेल्स। नहीं समझे? नॉर्मली ये एडजस्टमेंट की एंट्री आपको कहीं करने को नहीं मिलेगा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कहीं भी जॉब करोगे कोई तुमको एडजस्टमेंट नहीं करने के लिए देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जानता है कुछ भी थोड़ा इधर उधर कर दिए बेटा, मेरा टैक्स गलत जमा करा दोगे, फाइन पे इंटरेस्ट पेनल्टी हमको देना पड़ेगा। तो ज्यादातर जहां पे भी जिस भी कंपनीज में तुम लोग जाने वाले हो वहां तुमसे सिर्फ क्या कराया जाएगा, परचेज और सेल्स। परचेज और सेल्स। अब तुम्हारा सीजीएसटी नहीं कट रहा है, 12 की जगह 18 पकड़ा दिए हो तो तुम्हारी गलती है। इसीलिए कहता हूँ एंट्री लेवल पे फोकस करो। हाँ एडजस्टमेंट समझ लो, अच्छी चीज़ है, समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, ये लोग करते क्या है, किसी भी फर्म में जाओगे तो ये क्या करेंगे, सीए लोग या किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर जैसे हम जैसे लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर सीए लोग, उन लोग से वो रिटर्न फाइल कराते हैं। तो अब सीए लोग को क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, मुझे बस ये पिछले महीने कितना परचेज था कितना सेल था उसका मुझे ब्यौरा दे दो। तुम कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो वो क्या कहेंगे, तुम्हारा बॉस कहेगा सीए को भेज दो परचेज सेल्स रजिस्टर। वो भी कोई मैनुअल नहीं भेजना होता है, सॉफ्ट कॉपी भेजनी होती है, व्हाट्सएप या मेल कर दो। ठीक। तो परचेज और सेल्स रजिस्टर, तो परचेज और सेल्स रजिस्टर समझ गए। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप जाएंगे परचेज रजिस्टर, परचेज रजिस्टर भेजना है ना, अब ये एंटर करेंगे, एल्ट F2 करिए, सारा एंट्री खोल लीजिए, ये तीन ही एंट्री है, कुछ है नहीं, ये रजिस्टर में भेजना है, ये रजिस्टर। अब इसको तुम क्या करोगे, कंट्रोल पी, ध्यान रहे, कंट्रोल पी अगर करके देखोगे प्रिंट प्रीव्यू, तो क्या जा रहा है, इससे उसे कुछ नहीं पता चलेगा। सीए को चाहिए इन सारे पार्टीज का जीएसटी नंबर, क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, कितनी वैल्यू का परचेज किए थे, हर एक चीज डिटेल पूरा चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट आ दिख रहा है, कितना टैक्स का अमाउंट है, कितना गुड्स की वैल्यू है, ये दिख रहा है। तो ये अगर भेज दिए ना तुम उसको, तो गुस्सा आएगा और तुम्हारा बॉस कहेगा तुमको क्या नहीं आता, ये कौन सा रजिस्टर भेज दिया, ऐसे थोड़ी ना भेजते हैं रिपोर्ट। सर परचेज रजिस्टर तो भेजे हैं, ये तो है परचेज रजिस्टर, यही तो भेज रहे हैं। और तुमको कहेगा सेल रजिस्टर, ताकि टैक्स आउटपुट टैक्स पता चल जाए उसको। यहाँ पे भी तुमने इसको भेज दिया, मैं तुमको दिखाता हूँ अब इसका, कंट्रोल पी प्रीव्यू, ऐसे जाएगा। तो गलत है ना रिपोर्ट, ऐसे नहीं भेजनी है। उसका जीएसटी नंबर किसी पार्टी का दिख रहा है नहीं, तो भेजना कैसे, चलिए दिखाते हैं। भेजना बस ऐसे है, यहाँ पे आपको करना है क्या, F8, ये बगल में देखो कॉलमनर रिपोर्ट आ रही है, हमें कॉलमनर रिपोर्ट भेजनी होती है, क्या भेजनी होती है, तो यहाँ पे आपको F8 प्रेस करना है। अब इसमें क्या क्या हमारे सीए को या हमारे जीएसटी प्रैक्टिशनर को चाहिए होता है, तो उसको बायर का नेम, ये वाउचर टाइप नंबर, ये सब चीज़ें जो जो चीज़ तो उसे चाहिए, पार्टीज का जीएसटी नंबर उसको चाहिए, पार्टीज का जीएसटी नंबर उसको चाहिए, यस करो। बात समझे कि नहीं समझे? फिर यहाँ पे पैन सीएसटी नरेशन 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 नहीं चाहिए, बस उसको ऑन करिए और फिर इसके बाद इसको एंटर करिए। अब देखिए, अब माजरा कुछ क्लियर हुआ, क्या दिखा रहा है, सेल वाउचर नंबर, क्या जीएसटी नंबर है, क्या वैल्यू है, क्या सेल्स की वैल्यू, तो कितना आउटपुट सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, कितना, ये पूरा जा रहा है, ये भेजना है। ये जब उसको मिलेगा ना प्रैक्टिशनर को, जीएसटी प्रैक्टिशनर, वो आराम से रिटर्न फाइल कर देगा, उसको बस यही चाहिए होता है। तो अब इसको भेजेंगे कैसे, इसको भेजना है आपको, अब उसको सॉफ्ट कॉपी भेजना, अगर प्रिंट भेजना तो प्रिंट करके भेज दो, प्रिंट तो आपको पता ही है, कंट्रोल पी मारोगे, प्रिंट प्रीव्यू दोगे, वो भी कटेगा, फिर गुस्सा आएगा, कहेगा कैसा प्रिंट दे दिया, पूरा पार्ट ही नहीं आया। तो दूसरा पेज दोगे, तो अच्छा एक एक पेज पे ऐसे ही से हम देखेंगे, है ना। तो उसको चाहिए होता है क्या, नॉर्मली ये फॉर्मेट, इसको कैसे भेजेंगे आप लोग, यहाँ पे आप करेंगे सिंपल सा, ये देखिए एक्सपोर्ट, क्या करेंगे, अल्ट ई, करंट रिपोर्ट भेजनी है, जी हाँ करंट रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, किस पे जाइए, कॉन्फ़िगरेशन, कॉलमनर भेज रहे हैं ना, कैसा भेज रहे हैं, कॉलमनर, किस फॉर्मेट में भेजना है, पीडीएफ भेज देते हैं। किस किस फॉर्मेट में भेज सकते हो, एक्सेल, ज़्यादातर वो लोग एक्सेल मांगते हैं, क्या मांगते हैं, सर एक्सेल का बड़ा यूज़ है रिटर्न्स में, तो एक्सेल, इसीलिए एक्सेल पढ़ाया भी जाता है आप लोग को। अब एक्सेल में हमको भेजना है, अब पूछता है कहाँ पे भेजना है, तो लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, चलो मेरे तारा नाम से बनी हुई है, इसी में भेजते हैं,
ठीक है ना। कहाँ गया टैली? हाँ, तो फोल्डर पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, तारा, इसे हम भेज देते हैं। हालांकि तारा नाम से नहीं वहाँ बनाना होता है। जैसे अप्रैल मंथ का रिटर्न जा रहा है तो लिखोगे एक्सेल मंथ रिटर्न्स या एक्सेल मंथ डिटेल तुम भेज सकते हो। इस तरह से एक फोल्डर बना लो जिसमें एक्सेल मंथ का पूरा पड़ा रहे। अब फिर इसके बाद क्या है, क्या भेज रहे हो, किस नाम से जा रहा है, debook डॉट एक्सेलिस, किसी भी नाम से जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम चेंज कर लेंगे नाम। इंटर करते हैं, बाहर आते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे अभी एक्सेल पे अपने आप खुलेगा, दिखाएगा कि किस तरह से जा रहा है। ठीक, ये रहा उसका। अब यहीं से वो टोटल वोटल कर लेगा इजीली और अपना रिटर्न फाइल कर देगा आपका, कितना सेल कितना परचेज है। तो समझे ना। तो हमें जब प्रैक्टिशनर को भेजना होता है तो कौन सा रिपोर्ट भेजना है, कॉलमनर। कौन सा रिपोर्ट, कॉलमनर। कैसे बनाना है मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है ना। परचेज का भी कैसे करना है दिखा देता हूँ। परचेज का अगर आपको भेजना है तो वही अकाउंट बुक्स में जाना है, कौन सा रजिस्टर, परचेज रजिस्टर उठाएंगे, इंटर करेंगे, Alt F2, कब से कब तक का भेजना है पूरा डेट कर दीजिए। और फिर क्या करना है, प्रेस F8। जी हाँ, बिल्कुल सही, F8। F8 में क्या करना है, ये जीएसटी नंबर बाई डिफॉल्ट ऑन रहता है, ऑन हो भी गया, कंट्रोल ए बस करो। अब फिर इसके बाद क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है तो अल्ट के साथ ई, करंट रिपोर्ट भेजनी है, कॉन्फ़िगरेशन, कौन से फॉर्मेट में, एक्सेल ऑलरेडी है, फिर फोल्डर पाथ, सेलेक्ट, हाँ तारा, याद हो गया तुमको, तारा हो गया। बाहर आते हैं। अब इसमें देखो डे बुक के नाम से दोनों जाएगा, तो यहाँ पे ना थोड़ा ठीक कर लेना, नाम चेंज कर लेना। क्या है, परचेज डॉट XLSX, यही होता है ना। बाहर आइए, इसको एक्सपोर्ट मारिए, हो गया ये भी। खुल गया ये भी। तो ये परचेज की डिटेल होगी। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल भेज देते हैं। मिनिमाइज करिए, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, फोल्डर में जाइए, ये परचेज है और ये क्या है, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। परचेज सेल्स रजिस्टर हो गया। किस मंथ का है ये भी लिख लीजिए, किस मंथ का है, अप्रैल। अप्रैल क्या, सपोज 2022 है तो 2022 लिख दीजिएगा, 2024 है 2024। क्लियर, समझ में आए। तो ऐसे हम लोग बना के उसे भेज देंगे और जो रिपोर्ट चाहिए होगा इसी तरह से हमें भेजना होता है। आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आगे सबको समझ में। चलो वापस आते हैं। तो इम्पोर्टेंट था, वर्किंग से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी आपको बुक में यहाँ पे दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको करना है आपको। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है सर, अब जाते हैं जैसे जीएसटी का पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को जब जीएसटी का पेमेंट करेंगे तो कैसे करते हैं, है ना। तो जीएसटी का पेमेंट करने के लिए पहला तो नंबर आपको बता दो, गवर्नमेंट को कोई भी पैसा, आप अच्छा बैंक में जाते हो पैसा जमा करते हो तो क्या करते हो, एक पेन स्लिप भरते हो, फिर पैसा लेके जाते हो जमा कर देते हो। आजकल तो मशीन आ गई है, मशीन में अपना खाता नंबर डाला, चीज़ें डाला, फिर कैश डाला, डिपॉजिट कर दिया, वो भी एक तरीका है। ठीक है, दैट मीन्स हमें डिटेल देना पड़ेगा कि ये पैसा हमें कहाँ जमा करने जा रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है। कितना टैक्स जमा करना है, आपको पता है कितना टैक्स देना है, 17,250 रुपये तुम लेके जा रहे हो। अब सीधे जाओगे बैंक में, पैसा जमा, ही ले लो, जमा कर लो। अरे भाई कहाँ जमा करेगा, किसका जमा करेगा, किस बात का जमा कर रहे हो, उसके लिए होता है चालान। गवर्नमेंट को कोई भी पैसा हम जमा करते हैं किसके थ्रू, चालान के थ्रू। अब चालान का जब नाम आता है तो बार बार ट्रैफिक चालान हमें याद आता है, क्योंकि हमने वही चालान के बारे में सुना है। लेकिन एग्जैक्टली जो ट्रैफिक वाला भी जो चालान काट रहा है वो चालान ही है। चालान का मतलब वो पेपर जिसके थ्रू गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं। अगर वो चालान कटता है तो पता है ना पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास, आइदर स्टेट आइदर सेंट्रल। ओके, तो चालान के थ्रू हम गवर्नमेंट को पैसा जमा करते हैं। पहले तो ये समझ लो, चालान में होता है कि हम ब्यौरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं। तो आपको चाहे वो ट्रैफिक वाला चालान कट रहा हो, चाहे आपको इनकम टैक्स जमा करना हो, चाहे आपको जीएसटी जमा करना हो, चाहे आपको पीएफ का पैसा जमा करना हो, पीएफ का पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है।
पढ़ेंगे आगे। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करोगे तो उसको जो एक पेपर भर करके हम जमा करते हैं, डिटेल सबमिट करते हैं, उसके साथ पैसा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चालान। और जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। और यहाँ गवर्नमेंट को पैसा जमा करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसको क्या बोलते हैं? चालान। अब जीएसटी का चालान कैसे जनरेट करेंगे? पहले तो चालान बनाएंगे सर 17,250 का। अब ये चालान कैसे बनाएंगे? तो लिखा है नाउ वन फर्स्ट मई पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट विद द चालान जीएसटी पीएमटी 06। तो इसके लिए जो चालान नंबर है पीएमटी 06। अब 6 नंबर से याद आ रहा होगा, याद होगा जब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो था जीएसटी आरईजी 06, नॉट पीएमटी। आरईजी मतलब रजिस्ट्रेशन, और ये है पेमेंट करने के लिए जीएसटी पीएमटी 06। ये चालान है, यूनिवर्सल है सर, इसी से सारे लोग अपना टैक्स जमा करते हैं। समझ रहे? सारे रेगुलर डीलर इसी से अपना टैक्स जमा करते हैं। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं? फर्स्ट जनरेट जीएसटी पीएमटी 06 चालान। पहले चालान जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन जनरेट होता है। बैंक में क्या, पेन स्लिप क्या वहीं बैंक में मिल जाता है, ये नहीं मिलता सर कहीं। ये आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। तो कैसे जनरेट करते हैं? जाते हैं वेबसाइट पे www.gst.gov.in पे जाएंगे, है ना, सर्विस टैब पेमेंट। चलिए चलते हैं। तो हम लोग जाएंगे, ओपन करेंगे यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ खोलेंगे gst.gov.in, ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें पेमेंट चालान क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में यहाँ होता है पेमेंट, पेमेंट में होता है क्रिएट चालान। सही है, मिल गया। तो क्रिएट चालान पे क्लिक। ऑनलाइन हम लोग जनरेट करें, ये रियल वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर हमें डालना है। तो हमारा जीएसटी नंबर आपको पता ही है। जीएसटी नंबर आपको नहीं याद होगा तो मैं फिर से याद दिला दूँ। आपने F11 में यहाँ पे भरा था, सही है। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, सही है। तो ये चालान मैंने करना है। अब यहाँ पे कहता है क्या? कैप्चा कोड डालिए 903592। प्रोसीड। प्रोसीड करते ही कहता है क्या जमा, आपको जाना है एनी अदर पेमेंट पे। किस पे जाना है? एनी अदर पेमेंट पे। और फिर करना है प्रोसीड। प्रोसीड जैसे ही करोगे फिर यहाँ पे आपका ये चालान लगभग आपका डिटेल आ गया। ये एग्जैक्टली किसका है? विशाल जायसवाल का है। और ये इनका ईमेल आईडी लगा हुआ है, मोबाइल नंबर है, उत्तर प्रदेश, है ना। इनके बारे में डिटेल आ गई। अब देखो क्या जमा करने जा रहे हो। हमें जमा करना है क्या क्या टैक्स। अब ये तो तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। हमें सीजीएसटी जमा करना है। चलते देखते हैं सीजीएसटी कितना जमा करना है। हमें सीजीएसटी जमा करना था 930 रुपये। और अगर यहाँ से भी नहीं क्लियर है तो जाओ अपना टैली खोलो, और टैली में आपको पता है बैलेंस शीट में आपने कर रखा है। तो सीजीएसटी का पैसा कितना है? 930 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 930 रुपये लिख दिया, नीचे आ गया। फिर टैब, कोई इंटरेस्ट दे रहे हो? सीजीएसटी पे कोई इंटरेस्ट लग रहा है? कोई पेनल्टी लग रहा है? कोई फीस, कोई अदर्स? कुछ नहीं, टोटल 930। आईजीएसटी कुछ देना है? नहीं, कुछ नहीं। सेस कुछ देना है? जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसके बारे में लॉ में आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल टैब उत्तर प्रदेश जीएसटी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कर रहे हो? 16,320 रुपये। हो गया 17,250। आगे कि नहीं आ गया? अब पेमेंट कैसे करना है? अब पेमेंट करने के लिए ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और नेफ्ट आरटीजीएस से कर सकते हो, है ना। ई पेमेंट में आपको पता है यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। इसी में ई बैंकिंग में जाओगे तो क्या आ जाएगा? आपका यूपीआई सिस्टम भी आ जाएगा। तो हम लोग मान लो काउंटर पे जाके जमा करेंगे। किसमें? काउंटर पे। हालांकि काउंटर पे जाके जमा करने के लिए देखो ये रेड दे दिया, क्यों दे दिया? कि 10,000 तक ही कैश जमा कर सकते हो काउंटर पे। ओवर द काउंटर 10,000 रुपए तक ही जमा होगा। आपका अमाउंट है 17,250। सो सॉरी, आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओवर द काउंटर मतलब जाके बैंक में तुम पैसा जमा करोगे, समझ गए? 10,000 तक अलाउड है। सो ये सिस्टम नहीं, ई बैंकिंग में ही जाते हैं, इसी से पेमेंट करते हैं, है ना। और यहाँ से जनरेट करना होगा चालान। क्या करना होगा? चालान। यहीं से जनरेट करो। फिर से कहता है जीएसटी नंबर भरो। यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होता, सो आपको टाइप करना पड़ेगा जीएसटी नंबर। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ जीएसटी नंबर दिख गया, सेम जीएसटी नंबर मुझे टाइप करना है। हो गया प्रोसीड। चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। ये आपका जनरेट हुआ सीपीआई नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म है। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी टैली में पूछेगा भी।
अब क्या करना है, ये आपका चालान बन गया है ना? किससे करना चाहते हो? हमने ई बैंकिंग लिया था ना, ई बैंकिंग में क्या क्या ऑप्शन है? प्रिफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग, यूजर आईडी पासवर्ड से, भीम यूपीआई करना चाहते हो? आप लोग क्या करना चाहोगे अगर आप लोग को करना होता? यूपीआई सबसे आसान, स्कैन करके पेमेंट। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, मान लो मुझे बैंक में जाके जमा करना होता तो मैं अब तक डाउनलोड करता, ये चालान आ गया, यही चालान होता है। अभी बैंक में भरना ही ना पड़ा, यहीं से ऑनलाइन सीधे जनरेट कर दिए, सब भरा भरा आ गया। बैंक में जाओगे जमा करने तो नीचे वाला हिस्सा क्या करेगा, ये डिपॉजिटर का डिटेल डिटेल भर और करके नीचे वाला देखो, ये सब भर करके आपको दे देगा रिसिप्ट, ऊपर वाला फाड़ के दे देगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये होता है आपका ब्यौरा कि आप क्या पैसा कितना किसको जमा कर रहे हो। ठीक। तो चालान हो गया कंप्लीट। मान लो हमने पेमेंट किया, मैं करने तो जाऊंगा नहीं पेमेंट, बस यहीं तक आप लोग भी प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिसका जीएसटी नंबर है वो मेरा स्टूडेंट है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने ही किया था, है ना? उसके बिजनेस का नाम है दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स, भगत चौराहा। चलिए, तो वापस आते हैं क्या, ये हो गया विशाल जायसवाल। अब क्या करना है मुझे, टैली पे आता है। हम्म तो ये देखो, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, एकदम स्क्रीनशॉट सब लगा पड़ा है, आप आराम से इसको देख करके भी फॉलो। यहाँ मैंने अमाउंट सही डाला, हाँ ठीक है, चलो सही डाला है। फिर जीएसटी नंबर डालना है, फिर इससे चालान जनरेट हो जाता है। नाउ स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन डाउनलोड चालान। डाउनलोड चालान आप लोग कर लोगे, ऐसे चालान आ जाएगा। प्रेफर्ड बैंकिंग भी दिखा दिया हूँ, इस तरह से चालान आपको डाउनलोड करके देख लेना है, इतना आपको आना चाहिए। नाउ वी कैन पास द पेमेंट एंट्री। अब जब गवर्नमेंट को पैसा चला गया, अब तो एंट्री कर सकते हो पेमेंट की। अब पेमेंट की एंट्री अब जाके करते हैं जब गवर्नमेंट को पैसा चला जाता है। चलिए, तो चलते हैं पेमेंट की एंट्री करने टैली में। वाउचर F5 पेमेंट, किस डेट में, 1 मई को ही पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज प्रेस करना है, कंट्रोल F ऑटो फिल। कंट्रोल F, क्या पेमेंट करने जा रहे हो, स्टैचूटरी, स्टेट मतलब स्टैचूटरी है, ये गवर्नमेंट का पेमेंट है। जीएसटी, रिवर्स चार्ज जमा कर रहे हो, इंटरेस्ट लेट फाइन पेनाल्टी क्या जमा कर रहे हो, तो अदर देन रिवर्स चार्ज, ठीक है ना, आपको ये लेना। लेटेस्ट है तो आपको यही मिलेगा। ठीक, आप लोग का टैली लेटेस्ट होना चाहिए, प्लीज अपडेट कर लेना टैली। फिर क्या है, अप्रैल टू अप्रैल, पूरे महीने का पूरा जा रहा है, अब 30 अप्रैल लेगा नहीं, मजबूरी है। तो क्या करना है, बेटर विल भी 2 अप्रैल कर लो। अगर 30 अप्रैल, 1 मई भी ले सकते हो, तो 2 अप्रैल मैंने कर दिया, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक, है ना? अब यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी का पेमेंट, आउटपुट, सीजीएसटी कितना देना है, सामने दिख रहा है, ये जो बैलेंस दिख रहा है ये उतार लो, 930। फिर डेबिट करो, क्या जमा कर रहे हो, आउटपुट एसजीएसटी कितना जमा कर रहे हो, 16,320। ऑटोमेटिक अमाउंट नहीं आएगा, आपको फीड करना होता है। फिर क्रेडिट में किससे जमा कर रहे हो, हम लोग बैंक का यूज करेंगे। चेक से कैसे जमा कर रहे हो, जाहिर सी बात है ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफर, और चाहिए शो मोर पे जाओ, कैसे जमा कर रहे हो। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझे, ई फंड ट्रांसफर। अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो आपका अकाउंट नंबर मान लो। ठीक है, आईएफएससी कोड मैंने डाल दिया। ठीक है, अगला बैंक का नाम, बैंक का नाम हमारे क्या है, वही है एक्सिस बैंक। और क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर डाल देते हैं। ये सारी डिटेल मैंने अपनी तरफ से दिया भी हुआ आपको, ये सब डिटेल आप यूज कर सकते हो। नहीं दिया है क्या, चलो ठीक है, अपनी तरफ से यूज कर लेना। अब इसके बाद चेक नंबर डाल दिया, 253001। इंस्ट्रूमेंट डेट, फिर क्या, किस नाम पे चेक काट, अगर मान लो चेक से देते, सपोज करो चेक से देते, तो चेक किस नाम से कटता, मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से, किसके नाम से?
ये कटता है जीएसटी के नाम से बस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस नाम पे कटेगा? पूरा लिखते हैं, शॉर्ट में नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे चेक काटना है। चेक किसके नाम पे कटेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? रिमार्क जीएसटी पेमेंट है, जाने दीजिए। अब यहाँ पे ये होता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको आपको भरना पड़ेगा, रियल लाइफ में भरना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में। अब यहाँ पे क्या है, कैसे जमा कर रहे हो? हमने किया था नेफ्ट आरटीजीएस, नेट बैंकिंग कर लिया, और फिर क्या है, कौन सा बैंक था? एक्सिस बैंक। अब यहाँ पूछ रहा है सीपीआईएन नंबर। क्लियर हुआ? सीपीआईएन नंबर कहाँ से मिलेगा? चालान। तो चलते चालान के पास, यहाँ चालान है मेरे पास, यहीं से मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और अगर आप ये चालान जनरेट पहली बार, तो एक बार जरूर प्रोसेस करना ऑनलाइन जनरेट करने के, एक बार बस, बाकी टाइम पे तो ऐसे ही कुछ भी रैंडमली नंबर डाल देना, है ना। बार बार चालान जनरेट करके देखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपका, सॉरी सीपीआईएन नंबर आ गया। अगला क्या पूछ रहा है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये चालान नंबर मिलता है जब आपका पैसा जमा हो जाता है, वहां से मिलता है। कहाँ से? डिपार्टमेंट से। जब आपका बैंक में पैसा जमा होगा ना, तो वहां से एक नंबर जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड चालान नंबर। ठीक। तो वो अभी नहीं है मेरे पास, बीआरएन कोड भी अभी है नहीं मेरे पास, बैंक बैंक रिकॉर्ड नंबर जो भी होता है। अगला पेमेंट डेट। पेमेंट डेट तो क्लियर है, 1 मई। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग जीएसटी पेड, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया गवर्नमेंट को पेमेंट। तो गवर्नमेंट का जैसे हमने पेमेंट किया, अब जाओगे बैलेंस शीट चेक करो, तुम्हारी लाइबिलिटी हो जाएगी खत्म। फिर इस महीने का सेल होगा, परचेज होगा, फिर लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फिर अगले महीने यही प्रोसेस करेंगे। तो हर महीना यही प्रोसेस आपको, जीएसटी एडजस्टमेंट, जीएसटी पेमेंट, जीएसटी एडजस्टमेंट, जीएसटी पेमेंट, यही करना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। देखो ले रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जाके चेक कर लो, नील हो जाना चाहिए। 7th है रिकनसाइल जीएसटी चालान ऑन टैली। अब रिकनसाइल का मतलब क्या है? रिकनसाइल मतलब कुछ और नहीं है सर, जब पैसा जमा तो वहां से चालान नंबर मिल गया ना। सपोज करो पैसा बैंक में जमा हो गया, जमा होगा तो वहां से क्या मिलेगा? चालान नंबर और बीआरएन कोड, जो तुमने भरा नहीं था, भरा नहीं ना था, अब वो भरना है। अब वो क्या करना है? भरना है। उसको भरने के प्रोसेस को हम लोग फिलहाल रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं कि सच में जितना यहाँ दिखाया है वहां पे जमा हो भी गया। अब चलो बीआरएन कोड और चालान नंबर डाल दो। तो बीआरएन कोड और चालान नंबर डालने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? ये आपका इंटरनल प्रोसेस है। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, यही होता है चालान रिकन्सिलिएशन। मिल गया? ओपन किया, यही था, यही चालान जैसे जमा किए थे। अब इसमें क्या नहीं है? इसमें देखो आपने क्या नहीं भरा, यही देखो, बीआरएन कोड नहीं पड़ा हुआ है, चालान नंबर नहीं पड़ा हुआ है, यही डालना है। इसके लिए करेंगे क्या? प्रेस स्पेस, स्पेस दबाइए, सेलेक्ट हो जाता है। स्पेस दबाते ही क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। फिर क्या प्रेस करना है? एल टेस्ट दबाना है अपडेट डिटेल के लिए। यहाँ साइड में भी आता है अपडेट डिटेल, एल टेस्ट। ठीक है ना। अब वही डिटेल दोबारा भरना है, मोड ऑफ पेमेंट, नेट बैंकिंग, बैंक नेम, एक्सिस बैंक, सीपीएन नंबर। ठीक है ना, कॉपीड था, मैंने पेस्ट कर दिया। चालान नंबर, वहां से चालान नंबर मान लो मिला ही है, बीआरएन कोड, पेमेंट डेट मैंने रेंडमली लिखा है, आप तो बुक से देख के लिखना। 089, अच्छा ठीक है दादा, 089, यहाँ क्या है? 00721। ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट डेट क्या था? 1 मई। हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया, ऐसे गायब हो गया रिकनसाइल। अगेन मैं कह रहा हूँ ये इंटरनल प्रोसेस है, ये करो ना करो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये बस आपके लिए, अपने लिए। नाउ जनरेट GSTR1 और GSTR2 रिटर्न्स। अभी रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में, नॉट इन दिस क्लास। ठीक है ना, क्योंकि इतना पहले करिए, इतना पहले इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।